हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रूमेटिक फीवर इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो रूमेटिक फीवर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हम उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये सभी पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है? एक्यूट रूमेटिक फीवर, जिसको हम ARF भी कहते हैं, is an acute autoimmune collagen disease occurs as hypersensitivity reaction to group A beta hemolytic streptococcus infection। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या होता है? एक एक्यूट ऑटो इम्यून कोलेजन डिसीज है। कोलेजन क्या होती है? कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ऑटो इम्यून क्या होता है? यानी कि जो हमारी बॉडी है वो खुद की ही सेल्स को, यानी कि जो बॉडी की सेल्स है उसको फॉरेन बॉडी समझकर उसको किल करना स्टार्ट कर देती है। उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून। और एक्यूट है यानी कि अचानक से क्या हो गया? ऑटो इम्यून कोलेजन डिसीज हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट रूमेटिक फीवर। ओके, जो ये कंडीशन है एक्यूट रूमेटिक फीवर, ये किसके कारण होती है? ये क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। किसके खिलाफ? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रूमेटिक फीवर कहते हैं। नेक्स्ट है, ये किसके कारण होती है? तो द इटियोलॉजी ऑफ रूमेटिक फीवर इज नॉट क्लियर, यानी कि जो हमारी रूमेटिक फीवर की इटियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। उसका कारण नहीं पता कि रूमेटिक फीवर किसके कारण होता है। लेकिन क्या है, जो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी वो एक कंडीशन मानी जाती है कि यह इसके कारण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स। तो इसमें पहला हमारा आता है कार्डराइटिस, यानी कि पेशेंट को क्या हो सकता है? कार्डराइटिस हो सकता है, क्योंकि जो रूमेटिक फीवर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हार्ट पर ही डालता है। तो बच्चे को क्या हो सकता है? कार्डराइटिस हो सकता है, जिसमें हमारा आता है पेरिकार्डराइटिस, मायोकार्डराइटिस एंड एंडोकार्डराइटिस। पेरिकार्डराइटिस यानी कि जो हार्ट की आउटर लेयर होती है उसमें क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। मायोकार्डराइटिस जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। और लास्ट है एंडोकार्डराइटिस, यानी कि जो हार्ट की इनर लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? एंडोकार्डराइटिस। उसके बाद हार्ट क्या आ सकते हैं? मुरमुर साउंड भी आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है कार्डियक एनलार्जमेंट। कार्डियक एनलार्जमेंट हो सकता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका साइज भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग हो सकती है। डिक्रीज एक्टिव मूवमेंट्स, जो व्यक्ति के जो मूवमेंट्स है, एक्टिव मूवमेंट्स है, तो वो क्या हो सकते हैं? डिक्रीज हो सकते हैं। टेंडरनेस हो सकती है। जॉइंट्स अफेक्ट एंकल एंड नी एल्बो, ये जो जॉइंट्स है हमारे क्या हो सकते हैं? रूमेटिक फीवर में अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेडनेस। रेडनेस हो सकती है। रैपिड मूवमेंट्स हो सकते हैं। मसल्स वीक हो सकती है, यानी कि मसल्स वीकनेस। उसके बाद हेडेक होगा पेशेंट को। मलेज, इजी फैटिबिलिटी, वोमिटिंग, स्किन रैशेज हो सकते हैं, यानी कि स्किन पर रैशेज आ सकते हैं। प्लूराइटिस, वेट लॉस, ट्रेकिकार्डिया, ये सभी कंडीशन क्या हो सकती है? यानी कि ये साइन सिम्टम्स किसके हो सकते हैं? रूमेटिक फीवर के हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, EEG करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, पोलर एंड इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। उसके बाद एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसका मैनेजमेंट आता है। तो उसमें क्या है? बेड रेस्ट इज इम्पोर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद रूमेटिक फीवर, यानी कि जो पेशेंट है जिसको रूमेटिक फीवर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद जो चिल्ड्रन है उसका एक मैनेजमेंट तैयार किया जाए बेड रेस्ट के साथ साथ, यानी कि इसको जो दवाई है, जो उसकी मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाए। उसके बाद न्यूट्रिशन, उसकी डाइट है वो प्रोवाइड की जाए।
नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशियस डाइट टू बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन विटामिन। न्यूट्रिशनल डाइट उसको प्रोवाइड की जाए जिसमें कि सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, प्रोटीन और विटामिन हो, वो वाली बच्चे को डाइट प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें कि जैसे कि पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर स्किन टेस्ट टू एरेडिकेट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, स्किन टेस्ट, यानी कि पेनिसिलिन हमने एडमिनिस्टर कर दी, उसके बाद क्या करना है, स्किन टेस्ट करना है टू एरेडिकेट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को एरेडिकेट करने के लिए स्किन टेस्ट करना है। उसके बाद इरेथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड इन पेनिसिलिन सेंसिटिव पेशेंट, यानी कि जिन पेशेंट को पेनिसिलिन सेंसिटिव पेशेंट है, यानी कि पेनिसिलिन लेकर उनको रिएक्शन होता है पेनिसिलिन से, तो उनको क्या करना है, इरेथ्रोमाइसिन उनके लिए यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है एस्पिरिन इज एडमिनिस्टर्ड एज supportive therapy to control pain and inflammation of joints. Aspirin should not given empty stomach। जो एस्पिरिन है वो एडमिनिस्टर करनी चाहिए, इसके लिए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में एस्पिरिन हमें एडमिनिस्टर करनी चाहिए टू कंट्रोल पेन, यानी कि जो पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एस्पिरिन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। एस्पिरिन शुड नॉट गिवन एम्प्टी स्टमक। जो एस्पिरिन होती है वो खाली पेट यूज़ पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ कोलेरा कैन बी डन विद डाइजेपाम और फेनोबार्बिट्रेट। जो मैनेजमेंट है कोलेरा का वो उसमें क्या हमें पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, डाइजेपाम या फिर हम फेनोबार्बिट्रेट उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेरॉइड, यानी कि प्रीडिसोनल थेरेपी इज गिवन एज सप्रेसिव थेरेपी अलोंग विद एस्पिरिन, यानी कि स्टेरॉइड थेरेपी भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए किसके रूप में, एक सप्रेसिव थेरेपी के रूप में स्टेरॉइड थेरेपी हमें यूज़ करनी चाहिए एस्पिरिन के साथ। गुड नर्सिंग केयर विद इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अ इम्पोर्टेंट एज द मेडिकेशन। तो एक अच्छी नर्सिंग जो केयर है वो किसके साथ देनी चाहिए, इमोशनली सपोर्ट, यानी कि इमोशनली सपोर्ट किसको करना है, चाइल्ड को और पेरेंट्स को गुड नर्सिंग केयर के साथ इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, और ये है एक मेडिकेशन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा पहला आता है इट शुड इंक्लूड स्पेशल अटेंशन टू वाइटल साइन, कार्डियक मॉनिटरिंग जैसे ECG, हार्ट साउंड, मुर्मूर साउंड। क्या है जो स्पेशल अटेंशन किसको देनी है, वाइटल साइंस को, ठीक है, तो वाइटल साइंस को स्पेशल अटेंशन देनी है। उसके साथ ही साथ क्या करनी है, कार्डियक मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है, ECG जिसमें हमारा आता है हार्ट साउंड अच्छे से सुननी है, कि मुरमुर साउंड तो नहीं आ रही। उसके बाद है पेन असेसमेंट एंड अदर एसोसिएटिव प्रॉब्लम्स, पेन का असिस्ट करना है अच्छे से और अदर एसोसिएटिव प्रॉब्लम्स को देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है बाय मैनेजिंग फीवर, यानी कि यदि बच्चे को फीवर है तो उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करके उसे मैनेज करना है फीवर को और मेंटेन करना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन एंड सपोर्ट टू इन्फेंट जॉइंट। क्या करना है, बच्चे को क्या करनी है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ इन्फेंट को जो जॉइंट पेन हो रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट एंड कार्डियक फंक्शन, मॉनिटर करना है अच्छे से इनटेक आउटपुट चार्ट, और क्या करना है, जो कार्डियक फंक्शन है उसको भी अच्छे से मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो क्या करना है, अच्छी जो डॉक्टर ने मेडिकेशन बताई, जो फिजिशियन ने मेडिकेशन बताई है वो एडमिनिस्टर करनी है जैसे कि प्रिस्क्राइब की गई है। साथ ही साथ आवश्यक क्या करनी है, प्रिकॉशंस का यूज़ करना है, यानी कि आवश्यक प्रिकॉशंस के साथ जो एडमिनिस्टर करनी है मेडिकेशंस को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था रूमेटिक फीवर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।